नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना का जो भारतीय संविधान में जिस प्रकार से उसका समायोजन किया गया है, कई अलग अलग डाइवर्स टाइप के आपको रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। कुछ लोगों ने इसे प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। कुछ लोगों के लिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। प्रारंभ में यह माना जाता रहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में न्यायपालिका के अलग अलग आदेशों के आधार पे हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना को कैसे भारतीय संविधान का पार्ट एंड पार्सल माना गया है। तो प्रस्तावना को हम अलग अलग डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से हम देखेंगे कि इसमें जो प्रयुक्त शब्दावलियाँ हैं, जो इसके जो आधार बिंदु हैं, जो दार्शनिक आधार हैं, उसका क्या आशय है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जो प्रस्तावना है, दरअसल यह संविधान के अधिकार का स्रोत है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से जिस तरीके से प्रारंभ होता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का, तो जो आप कह सकते हैं कि जो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है वह प्रस्तावना में है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो संविधान है वह अपना अधिकार लोगों से ही प्राप्त करता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो है उससे यह स्पष्ट होता है कि आखिर जो भारतीय राज्य है उसकी प्रकृति क्या है। दैट मीन्स कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या होगा, हम इसका भी पता लगा सकते हैं भारतीय प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करें सार्वभौम की। भारत ना तो निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है। यह एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है और बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के अपने मामलों के संचालन करने में यह स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत या तो विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है। 1949 में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, लेकिन इससे भारत की जो संप्रभुता है वह प्रभावित नहीं होती है। संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है, यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि यह बताने का प्रयत्न करता है कि भारत अपने सभी निर्णयों में आंतरिक या बाह्य किसी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है। दूसरी बात कर रहे हैं समाजवादी शब्दावली की। समाजवादी जो शब्दावली है, दरअसल अगर हम इसको देखें, समझने की कोशिश करें, तो प्रस्तावना का जो मूल अध्याय है उसमें यह शब्द नहीं है। यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भी संविधान में आप देखेंगे तो समाजवादी जो तत्व हैं वे मौजूद हैं। भारत साम्यवादी समाजवाद के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है, जो कि राष्ट्रीयकृत उत्पादन और वितरण के बजाय एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावधान की अनुमति देता है। तीसरी बात करें हम धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता जो है, दरअसल भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अगर आप गहराई से देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दरअसल वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त करने का दावा करती है। फिर अगर हम राज्य की प्रकृति के अगले एलिमेंट को देखें तो हमें एक शब्दावली दिखाई देती है लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र के क्रियान्वित किया जाता है आज के जो राष्ट्र राज्य हैं उसमें, जहाँ कार्यपालिका जो है सभी प्रकार की नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। लोकतंत्र में जो सर्वोच्च शक्ति है वह लोगों के पास होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोकतंत्र का प्रतिनिधि जो स्वरूप है, आज हम उसे संसदीय लोकतंत्र के रूप में देख सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, वह है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो
रिपब्लिक का तात्पर्य ये है कि जो सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रीति से हो या अप्रत्यक्ष रीति से हो। और दूसरा ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति हैं वह उस सर्वोच्च पद पे आसीन होने के योग्य हैं। अब प्रस्तावना से हमें एक और चीज़ पता चलती है, वो है कि आखिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यानी कि प्रस्तावना को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्यों को इंगित करते हुए भी जो प्रस्तावना में जो दर्शन है, हम उसको भी बारी बारी से देख लें। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है न्याय, जस्टिस। तो न्याय प्राप्त करने की या प्रदान करने की जो बात कही गई है प्रेमबल में, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही रूपों में। न्याय की जो यह विचार है, दरअसल यह रूस के जो 1917 की क्रांति है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। सामाजिक न्याय जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि इन सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उसके बिना नागरिकों के साथ समान व्यवहार की अनुमति देता है। और इतना ही नहीं, अगर राज्य को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वर्ग विशेष का अगर स्थिति जो है वह उपयुक्त नहीं है, तो उसको और सुधार करने के लिए राज्य जो है अन्य प्रकार की नीतियां बना सकता है। आर्थिक न्याय जो है, दरअसल वह धन, संपत्ति, आय के मामले में जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने की बात करता है या उसके आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार में राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच जो है उसको प्रदान करने की कोशिश करता है। दूसरी शब्दावली है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करने का भी उपबंध करती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत गतिविधियों पर संयम का अभाव और व्यक्तियों के विकास के अवसरों का प्रावधान। स्वतंत्रता का विचार मौलिक अधिकार के माध्यम से भी सभी नागरिकों तक फैला हुआ है, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का यह विचार फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो अगला एलिमेंट है प्रस्तावना का, वह है समानता। समानता का अर्थ है समाज के किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान। प्रस्तावना भारत के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से भी प्रदान किया गया है। राजनीतिक समानता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के समान प्रतिनिधित्व और बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देती है, जिसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 326 और 325 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आजीविका के समान अधिकार के माध्यम से आर्थिक समानता प्रदान की गई है। अगला जो एलिमेंट है वह है बंधुत्व। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयामों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करने के लिए भाईचारे, बंधुत्व की भावना को भी प्रदान करती है। भाईचारा, बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड की जो बात है उसमें भी इसको सम्मिलित किया जा सकता है। अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावित किया गया, उसको जोड़ा गया। एक व्यक्ति की गरिमा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मान्यता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, अगर हम अगले उपखंड की बात करें, जैसे हमने बात करी कि प्रस्तावना जो है उसमें उसके संविधान का सोर्स क्या है, जिसमें हमने वी द पीपल की डिस्कशन किया। राज्य की प्रकृति क्या होगी, हमने उसको देखा कि आखिर भारतीय राज्य जो है, भारत राष्ट्र राज्य किस प्रकार का होगा। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार के सार्वभौम या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्दावली को देखा। फिर हमने चर्चा की कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर उसी तरीके से कि संविधान को अपनाया कब गया, उसकी तिथि भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है, जिसमें लिखा गया है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी कि हमने इसको उस दिन एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है।
अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद देख लें, न्यायपालिका से संबंधित जो कुछ इंटरप्रिटेशंस आए हैं हम उनको देख लें। तो सबसे पहले वेरूबाड़ी संघ का मामला जो कि 1960 में आया। इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है, और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनको भी अस्पष्ट कहा गया था। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए यह घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस मामले में प्रस्तावना को और अधिक महत्व दिया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल विशेषताएं हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर बम्बई केस 1994 में आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की जो मूल संरचना है उसके रूप में देखा गया, और 1995 में LIC ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान के एक हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। अब अगर हम बात करें तो इसको आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वह यह है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, और इसके अलावे यह न्यायोचित भी नहीं है। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो हैं, तो आप देख सकते हैं कि ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, जबकि N.A. पालकीवाला ने संविधान की पहचान, मतलब संविधान की पहचान के रूप में प्रस्तावना को मान्यता दी गई है कि प्रस्तावना से ही हम संविधान को पहचान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से देखें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है प्रस्तावना, और इसके साथ ही जो इसके एलिमेंट्स हैं, इसमें जो शब्दावलियाँ प्रयुक्त की गई हैं वो दार्शनिक आधार हैं भारतीय संविधान के, और उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा जो संविधान है हमारा वह निर्मित है। और यह उम्मीद भी की गई जब संविधान निर्माताओं ने कि जो आने वाला जनरेशन होगा जब भी उसे किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति होगी तो वह अपना ध्यान प्रस्तावना की ओर ले जाएंगे, और संविधान जो है एक सही और यथेष्ट दिशा की ओर अग्रसरित रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हम लोग आपसे बात करेंगे।